So welcome class 12. Today we are going to discuss about the one of the famous topic, Reserve Bank of India and its functions. आज हम बहुत ही विस्तृत रूप से बात करेंगे और आज सीखने की कोशिश करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, क्या इसका रोल है और इकोनॉमी पे कैसे ये आपका परफॉर्म करता है, क्या ज़रूरत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ एपेक्स बॉडी ऑफ आवर कंट्री विच कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द इंटायर मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि एक ऐसा बैंक है, एक ऐसा इकोनॉमी का सबसे बड़ा बैंक है जो कि पूरी इकोनॉमी को, उसके मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और उसके लिए गाइडलाइंस और उसको डायरेक्शंस देता है इकोनॉमी में। ठीक है, तो इसी अधीन जितने भी बैंक्स हैं सब इसी के अधीन हैं। यानी जैसे कमर्शियल बैंक है, रूरल बैंक है, आपका क्या नाम है, कोऑपरेटिव बैंक है, जितने भी आप बैंक देखते हैं सब इसी के डायरेक्शंस में चलते हैं। ठीक है, बिसाइड दिस ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक ही इसके डायरेक्शन में चलते हैं, इवन गवर्नमेंट्स भी कभी कभी फाइनेंशियली, ठीक है, इसके डायरेक्शन में ही चलती है। तो फटाफट इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो महाराष्ट्र में है और इसके अभी फिलहाल जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक भी कहते हैं और इसके 5 अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, पहला है करेंसी अथॉरिटी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी इशू करने का एकमात्र अधिकार है। सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही करेंसी को इशू करने का अधिकार है। ठीक है, दैट इज वाई इसको करेंसी अथॉरिटी का अधिकार दिया गया है। अब क्यों दिया गया है, इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, 3 लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो आपका करेंसी है, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। दूसरी, जो इंटरनल और एक्सटर्नल आपके मॉनेटरी इश्यूज हैं उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। तीसरा, कि लोगों का जो फेट है या जो क्रेडिट वर्थनेस है नोट के प्रति, ठीक है, वो बना रहे। तो ये 3 वजहों से सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्था को यह काम सौंपा गया है और वो संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो आपको ये बताने की मैं कोशिश करूंगा कि 1 रुपये का जो नोट है और जितने भी सिक्के हैं, यानी कि 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स आर नॉट issued by the Reserve Bank of India. It is issued by the Ministry of Finance, duly signed by the Secretary of Ministry of Finance. Okay, on rupee 1 note. And beside this, rupee 2 is the denomination from rupees 2 to rupees 2000. All these notes being issued by the Reserve Bank of India. Okay, यानी 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के नोट को इशू करने का 100% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकार है, अथॉरिटी है। ठीक है, ये सबसे पहला फंक्शन है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो यह जो है बैंक बैंकर्स की तरह काम करता है और सुपरवाइजर की तरह काम करता है दूसरे बैंक्स के लिए। यानी कि जो कमर्शियल बैंक है उसके लिए भी बैंकर्स की तरह काम करता है और सुपरवाइजर की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें 3 बातें हैं। पहला है, ये बिहेव करता है एज ए कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यानी कि हम आपको सबको पता है कि हर एक कमर्शियल बैंक को एक ऐसा रेशियो अपने पास मेंटेन करना है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, और वो है कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज CRR। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इसका जिक्र किया था कि CRR क्या होता है और SLR क्या होता है, तो वहाँ से आप इसको गेन कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कमर्शियल बैंक को ये ज़रूरी है कि वो अपने पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक CRR रेशियो मेंटेन करेगा। ठीक है, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरह से कस्टोडियन की तरह भी बिहेव करता है कैश रिजर्व के रूप में कमर्शियल बैंक का। ठीक है,
दूसरा है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की तरह बिहेव करता है, यानी कि जब भी किसी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल दिक्कत हो, तो वो लास्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही पहुंचता है ताकि उसका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, इस तरह से ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की तरह भी बिहेव करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब है कि वो अंतिम जरिया, अंतिम जगह जहाँ से कमर्शियल बैंक को कैश उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, तीसरा है क्लियरिंग हाउस। अब जैसे कि हम आपका किसी कमर्शियल बैंक में अकाउंट्स होता है, वैसे ही किसी भी कमर्शियल बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में करेंट अकाउंट होता है, और उस करेंट अकाउंट के होने की वजह से उन दोनों में आसानी से लेन देन होता रहता है। चाहे लंबे अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना हो, तो उन दोनों में इस तरह का लोन का आदान प्रदान होता रहता है बैंक रेट्स, रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट्स पे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लियरिंग हाउस की तरह भी काम करता है बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक, आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तीसरा जो फंक्शन है, इट बिहेव्स लाइक अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड सुपरवाइजर। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, आपकी जो रनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकर की तरह भी काम करता है, वो एजेंट की तरह भी काम करता है, वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो किसी भी रनिंग गवर्नमेंट का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास करेंट अकाउंट मेंटेन करता है। गवर्नमेंट के लिए वो सारे के सारे कैश को रिसीव करता है, गवर्नमेंट के लिए कुछ हद तक पेमेंट भी करता है। ठीक है, कुछ रेमिटेंसेस भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर टाइम टू टाइम कभी गवर्नमेंट को लोन्स की ज़रूरत पड़ जाए किसी सिचुएशन में, जैसे कि आपने पिछले साल देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रनिंग गवर्नमेंट ने 1,76,000 करोड़ का क्या किया था, लोन लिया था। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका RBI है, वो जो रनिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके लिए एक तरह से एजेंट का, फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करता है, और उसके ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट, यानी जो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल होगी उसको मॉर्गेज करता है, और उसके अगेंस्ट में रनिंग गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड भी करता है। अब ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीसरा आपका फंक्शन है। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को सुपरवाइज भी करता है रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी जब बनती है, गवर्नमेंट उस पर जब फैसला लेता है, उसमें फैसला लेते समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है, ठीक है, जो उसको अधिकार मिला है, वो टाइम टू टाइम सुपरवाइज करता रहता है गवर्नमेंट को कि आपको इसमें इस वक्त क्या निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सब के सब फंक्शन का तीसरा फंक्शन है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है मनी सप्लाई करने का पूरे इकोनॉमी में। तो जब इसके पास अथॉरिटी है मनी सप्लाई करने का, तो इसी के पास अथॉरिटी है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। ठीक है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाएगा तो वो इकोनॉमी में एक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिसको हम इन्फ्लेशन नाम देते हैं। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम जाएगा तो वो एक सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसको हम कहते हैं डिफ्लेशन, यानी उस वक्त लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे सिचुएशंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्रेडिट क्रिएशन में भी हेल्प करता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है, कैसे मनी मल्टीप्लाई किया जाता है। एक मनी को, निश्चित मनी को, अगर जो इनिशियल मनी है उसको हम कैसे फाइनल डिसीजन पहुंचने तक कैसे उसको हम मल्टीप्लाई करके 5 गुना 10 गुना या उससे ज़्यादा तक उसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो इसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल होता है और इसको कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश करता है। अब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसके पास 2 अलग अलग टूल्स होंगे, और पहला टूल्स है आपका क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा टूल्स होगा आपका क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है,
अब आपका जो क्वालिटेटिव टूल्स है उसमें आपका रेपो रेट होगा, बैंक रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होगा, कैश रिजर्व रेशियो होगा और ओपन मार्केट ऑपरेशंस होगा। इसके अलावा आपका क्वालिटेटिव जो टूल्स होगा उसमें आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, मोरल सुएशन होगा और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होगा। जनरली गवर्नमेंट जब भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो इसी क्वांटिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल ज़्यादातर करती है, ठीक है। या तो रेपो रेट्स में चेंजेस करती है या तो फिर रिवर्स रेपो रेट में चेंज करती है, सीआरआर और एसएलआर में चेंज करती है या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस में चेंज करती है, ठीक है। चलिए एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या टूल्स है और इसका क्या मतलब है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया यानी कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा अमाउंट में पहुंच गए, ठीक है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में? जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा पहुंच जाएंगे तो लोगों का जो परचेजिंग पावर है यानी जो खरीदने की क्षमता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि इकोनॉमी में चीज़ों का डिमांड बढ़ जाएगा यानी गुड्स और सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाएगा, बिकॉज कि उनका जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गया है और उनके परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। अब इस तरह से अगर हम कंपेयर करें डिमांड और सप्लाई को तो अचानक से डिमांड बढ़ने की वजह से अब सप्लाई उसके लिए कम पड़ जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मार्केट में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज का जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है अब उसका जनरल प्राइस लेवल अपग्रेड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जब अपग्रेड कर जाएगा या बढ़ जाएगा तो इस सिचुएशन को कहते हैं इन्फ्लेशन। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं यानी कि जब आपका सप्लाई के कॉन्सेप्ट में या सप्लाई के कंपेयर करने के बाद अगर डिमांड इकोनॉमी में किसी गुड्स और सर्विस का बढ़ जाए और उसकी जो प्रोडक्शन है वो ना हो पाए तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में उस तरह के गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइसेस होता है वो हाइक कर जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। इसको हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास इतने सारे टूल्स हैं, ठीक है। अब मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया है, इसको कैसे कंट्रोल करें? अब सपोज करो कि बैंक में यानी कमर्शियल बैंक में आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे पाती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, इसमें से कोई सा भी एक टूल्स का इस्तेमाल करेगी। अब सपोज करिए कि रेपो रेट का उसमें इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये रेपो रेट क्या है? रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार लेती है कम समय के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 90 डेज के लिए। तो रेपो रेट को अगर इंक्रीज कर देंगे, मान लीजिए कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कमर्शियल बैंक पे? रेपो रेट इंक्रीज करने से अब कमर्शियल बैंक को जो लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रही है वो महंगे रेट पे मिलेगा। अब जब महंगे रेट पे मिलेगा तो उसका जो प्रॉफिट है, कमर्शियल बैंक का जो प्रॉफिट है वो हैम्पर करेगा, उसका जो स्प्रेड है वो हैम्पर करेगा। इसलिए कमर्शियल बैंक अपना लेंडिंग रेट भी बढ़ा देगी। लेंडिंग रेट क्या होता है? लेंडिंग रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को पैसे उधार देती है, लेंडिंग करती है, ठीक है। तो इस तरह से होगा क्या कि बैंक रेट बढ़ने की वजह से या रेपो रेट बढ़ने की वजह से कमर्शियल बैंक को पैसे जो मिलने वाले हैं आरबीआई से वो महंगे रेट पर मिलेंगे और इस वजह से जो आपका कमर्शियल बैंक है वो अपना लेंडिंग रेट बढ़ा देगा। तो लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं उनका भी प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए लोग कम से कम मात्रा में पैसे कमर्शियल बैंक से लेंगे और इस तरह से उनका जो परचेजिंग पावर है वो घट करके और एक ऐसा संतुलन की बिंदु पे आ जाएगा या इक्विलिब्रियम के कंडीशंस पे आ जाएगा जहाँ पे इस तरह का कोई भी ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। और इस तरह से जो आपका एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में लोगों का जो परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से बढ़ गया था वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई सा भी हम टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम CRR और SLR का भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर CRR और SLR को हम बढ़ाते हैं तो उस सिचुएशन में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है कि कमर्शियल बैंक को CRR या SLR बढ़ाने के लिए करती है, ठीक है। अब अगर CRR या SLR बढ़ा देते हैं
तो वैसे कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे बचते हैं कि वो क्या करे, लोगों को पैसे बांटे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि पहले 1000 में जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स था, LRR था, वो कितना था, 20% था, और रेस्ट जो 80% था वो कमर्शियल बैंक को लेंड करने के ऑप्शंस दे रहा था। ठीक है, यानी कि 800 रुपये उसके पास, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, 800 रुपये वो लेंड कर सकता था, बाकी 200 रुपये उसे अपने पास रिजर्व में रखना था। सपोज करिए इसमें से 50 रुपीज कैश रिजर्व रेशियो में डालना था और 150 रुपीज स्टैट्यूटरी इक्विटी रेशियो में डालना था। यानी CRR रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से और SLR किसी भी कमर्शियल बैंक का खुद के नाम से बनाया गया ये रिजर्व होता है। ठीक है, अब जब उसने 80% जो है इनिशियल डिपॉजिट का लेट कर दिया तो इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी कि LRR के अमाउंट को इंक्रीज कर देगी। अब सपोज तो इसको 40% कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि रिजर्व में कितना चला जाएगा, 400 रुपये रिजर्व में चला जाएगा और बाकी का 600 रुपये ही लेंड कर पाएगी। तो पहले जो 800 रुपया लोगों के पास पहुंच रहा था, अब वो कंट्रोल होकर कितना चला जाएगा, वो 600 रुपये चला जाएगा। ये तो मैं नॉर्मल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा हाइक नहीं करता है, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, पॉइंट में चेंजेस होता है और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है यानी मनी सप्लाई बहुत कम है, ठीक है, यानी इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्रंच का सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रेपो रेट्स को या फिर अपने बैंक रेट्स को कम कर देती है। जैसे ही कम करती है, जो कमर्शियल बैंक को लोन लेने में सुविधा हो जाती है, उसको कम रेट्स पे ज़्यादा लोन मिलता है और कमर्शियल बैंक भी अपनी लेंडिंग रेट्स को घटा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पैसे को ले सकें। और इस तरह से जो लिक्विडिटी क्रंच का सिचुएशन इकोनॉमी में बन गया था, जिसकी वजह से लोगों का परचेजिंग पावर घट गया था और परचेजिंग पावर घटने से जो सप्लाई था इकोनॉमी में बढ़ गया था, जबकि डिमांड पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस का घट गया था, जिसकी वजह से डिफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट हो गया था। एक डिफ्लेशनरी प्रेशर बन रहा था इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इस रेट्स को घटा देती है। तो घटाने से क्या होगा कि रेट्स घटने से कमर्शियल बैंक को कम रेट पे पैसे मिलने लगेंगे और कमर्शियल बैंक कम रेट पे लोगों को पैसे देना शुरू कर देगी और लोगों का जो परचेजिंग पावर घट गया था फिर से वापस आ जाएगा और बाजार में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन वो बन जाएगा जो नीचे चला गया था। यानी जो एग्रीगेट डिमांड घट गया था इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई, अब वो बराबर सिचुएशन में आ जाएगा। तो इस तरह से जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन या डिफ्लेशनरी सिचुएशन, इसको गवर्नमेंट के थ्रू जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है या क्वांटिटेटिव टूल्स है उसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। ठीक है, अब इसमें और भी एक आपका टूल है जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब कि जब ओपन मार्केट में यानी पब्लिक के बीच में गवर्नमेंट क्या नाम है कमर्शियल बैंक के बीच में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल को, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स को बेचना और खरीदना शुरू कर दे, तो ऐसे सिचुएशंस में, ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में भी हम या इस टूल्स का भी इस्तेमाल करके हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव अप्रोचेज हैं जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, तो इन्फ्लेशन के सिचुएशन में मार्जिन्स को बढ़ा देना, ठीक है, मोरल सिचुएशन में स्पीचेस के थ्रू, डायरेक्शंस के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, ओरल कोई डायरेक्शंस के थ्रू उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में किसी एरिया को सिलेक्ट किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो गया है और फर्दर उस पर रोक लगाने की कोशिश करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक को ये डायरेक्शन देता है कि अब इस सेक्टर में आपको फर्दर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो दरअसल होता क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज being provided by the borrower and the amount being credited by the commercial bank with the name of borrower। अब सपोज करिए कि
एक कोई कस्टमर है और उसने 5 लाख का क्या लेना है, लोन लेना है, ठीक है। अब उसने 5 लाख का लोन लेना है, उसने 10 लाख का क्या किया, एक सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को दे दिया, ठीक है। अब अगर कमर्शियल बैंक ने 5 लाख रुपए उसको दे दिया तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, यानी 10 लाख माइनस 5 लाख, यानी जो मार्केट वैल्यू है सिक्योरिटी का वो 10 लाख है और 5 लाख जो उसके अकाउंट में पहुंच गया है कमर्शियल बैंक ने जो भेज दिया है, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी कमर्शियल बैंक अभी भी अपने पास कितना रखा है, 5 लाख रखा है। तो इन्फ्लेशन के सिचुएशंस में मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के सिचुएशन में मार्जिन को घटा दिया जाता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वापस दिया जा सके, ठीक है। तो ये सब के सब टूल्स हैं जिसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को आसानी से अपने मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको पूरा का पूरा जो टूल्स आप देख रहे हैं इसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। लास्ट जो फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो है रिजर्वियर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास इंडिया के पास गवर्नमेंट के पास आता है वो गवर्नमेंट क्या करती है, उस फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक तरह से रिजर्व के रूप में रखती है। तो इसको आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी बहुत अच्छे से सीखा था कि कैपिटल अकाउंट में इसकी रिकॉर्डिंग डेबिट साइड में की जाती है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व का रिकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज का डिपोजिशन होता है उसको हम डेबिट साइड में करते हैं और जब फॉरेन एक्सचेंज चला जाता है बाहर तो उसको हम क्रेडिट साइड में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट होता है उसमें डेबिट साइड में, ठीक है, जब अगर डेबिट साइड में अगर हम फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट आरबीआई में डालती है तो डेबिट साइड में इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो एक तरह से रिजर्वियर होता है, रिजर्व के रूप में फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रखता है। जब भी जरूरत होती है तो गवर्नमेंट को ये फिर से वापस देता है। तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जब गवर्नमेंट विड्रॉ करती है फॉरेन एक्सचेंज का आरबीआई से तो इसकी रिकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में किया जाता है, ठीक है। तो आज आपने सीखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या वर्क करता है और कैसे इसका रोल प्ले होता है आपकी इकोनॉमी में, कैसे ये मनी सप्लाई को चार्ज करता है, कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू। तो ये सब के सब पॉइंट्स को आपने बहुत ही अच्छे से सीखा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो निश्चित ही आप कमेंट करेंगे। थैंक यू।